हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हों, आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही हो। तो एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने विके एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि टेंस एंड टाइम का जो भी अपना टॉपिक था उसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और ऑलमोस्ट आपकी उसकी लगभग 25 के लगभग उसमें क्लासेज हैं जो आपकी यूट्यूब पर हो चुकी हैं। तो टेंस एंड टाइम का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने जिक्र किया था, आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो अपना नया टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंस। क्योंकि अगर स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूं तो स्कूल लेवल की एजुकेशन या स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में कंडीशनल टॉपिक आपका अलग से नहीं है। वहाँ पर आपको टेंस एंड टाइम के टॉपिक के अंदर ही कंडीशनल जो सेंटेंस है वो पूछ लिए जाते हैं। तो वो आपकी कोई भी कंडीशन हो वहाँ पर ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही कंडीशन से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछेगा, किसी भी कंडीशन का एग्जाम्पल वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पैटर्न तो था आपका स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में या एजुकेशन में। लेकिन कंपटीशन लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किसी भी कंडीशन का कभी भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपका कंडीशनल सेंटेंस जो टॉपिक है वो अलग से सेपरेट टॉपिक है। डिस्टेंस टेंस एंड टाइम के अलावा वो उसके अलावा आपका अलग से टॉपिक ऐड है, तो ध्यान रखें वो इंक्लूड अलग से टॉपिक रहता है। तो टेंस, चाहे वो आपका टेंस एंड टाइम हो या फिर आपका कंडीशनल सेंटेंस हो, वो स्कूल एजुकेशन हो या फिर कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम, दोनों ही तरीके से देखा जाए तो कंडीशनल जो सेंटेंस है वो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो अपना नया टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या, पहले तो ये समझें। जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल जो वर्ड है वो बना है कंडीशन से। और कंडीशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? कंडीशन होती है आपकी शर्त। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन हम बोलेंगे, कंडीशनल जो आपका वर्ड बना है वो बना है कंडीशन से। और कंडीशन क्या होती है डियर स्टूडेंट? कंडीशन होती है आपकी शर्त। क्या होती है? शर्त। कहने का मतलब ये है कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमें सेंटेंस के अंदर एक शर्त दी हुई मिलेगी, एक कंडीशन दी हुई मिलेगी। वहाँ पर हमें एक प्रकार से बोल सकते हो कि एक कंडीशन के साथ साथ एक उसका कंडीशन और कंडीशन के से रिलेटेड या उससे कनेक्टेड हमें एक उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप किसी शर्त को पूरा करते हो तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं या इस प्रकार की जो शर्त हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो आपके कंडीशनल सेंटेंस में पूछे जाते हैं। तो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो भाव होता है, या यूँ कहूँ कि जो भी इनमें जो इनकी जो अवस्था होती है, किस प्रकार का इसमें भाव निहित होता है, तो वो होता है शर्त का। क्योंकि इसमें शर्त निहित होती है कि शर्त के साथ ये सेंटेंस चलते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स शर्त की, और शर्त के साथ साथ उसके रिजल्ट की। तो पहली जो हमारे सामने बात आती है या पहले जो चीज़ आती है वो तो यही होती है कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, या यूँ कहूँ कि उनकी जो शर्त होती है, उस शर्त के लिए हम क्या करें, किस प्रकार के सेंटेंस वहाँ पर होते हैं, किस प्रकार की वो शर्त किस प्रकार से जुड़ने वाली होती है। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब कंडीशनल सेंटेंस हमारे सामने होते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन को जोड़ने के लिए, या यूँ कहूँ कि कंडीशन को दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं। और कंडीशन को दर्शाने के लिए कुछ वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? देखें, अगर सबसे पहले बात की जाए तो इफ होता है। कौन सा होता है? इफ। उसके बाद में देखा जाए तो आपका इफ ओनली होता है। कौन सा होता है? इफ ओनली होता है। उसके बाद में देखा जाए तो इवन इफ होता है, इवन इफ होता है। उसके बाद में देखा जाए तो प्रोवाइडेड होता है, PROVIDED, प्रोवाइडेड होता है। उसके अलावा देखें तो आपका अनटिल हो जाएगा, UNTIL। उसके बाद में अनलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलेस। और इसके अलावा आपका वेन भी हो सकता है, वेन भी कंडीशन के साथ आ सकता है। इसके अलावा आपका एज सून एज हो सकता है, एज सून एज हो सकता है। इसके अलावा आपका सपोज भी हो सकता है, सपोज भी कंडीशनल सेंटेंस लेकर आता है। ध्यान रखें, एक बार दोबारा देखें, कंडीशनल जो वर्ड है या यूँ कहूँगी कंडीशन को दर्शाने के लिए हमारे पास जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास इफ हो सकता है, इफ ओनली हो सकता है, इवन इफ हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है। उसके अलावा वेन हो सकता है,
एज सून एज हो सकता है, और उसके बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में आपका सपोज हो सकता है। तो ये कुछ एक वर्ड हैं जो हमें कंडीशनल सेंटेंस को उसको इंडिकेशन देने के लिए हमें ये वर्ड देखने को सेंटेंस में मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, जहाँ तक स्कूल लेवल की एग्ज़ाम की बात है, स्कूल लेवल के पैटर्न की बात है, तो वहाँ पर आपसे जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो 99% आपसे, यहीं कहूँगी 90% तक जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो इफ से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? इफ से। क्योंकि स्कूल लेवल की जो आपकी एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर स्कूल लेवल में आपके जो कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे वो या तो इफ से पूछे जाएंगे, या फिर कई बार क्या होता है अनटिल या अनलेस से भी पूछ लेता है, अनलेस या अनटिल इनसे भी पूछ लेता है। और इससे ज़्यादा अगर वो कहीं जाना चाहिए तो आपको कई बार क्या होता है, कई बार वेन से भी पूछ लिया जाता है डियर स्टूडेंट्स। किससे पूछ लिया जाता है? वेन से भी। तो ध्यान रखें 99% जो केस होते हैं वो आपके इफ के साथ ही सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, और इफ के साथ ही आपके किसी शर्त को कनेक्ट करके उसके बाद में आपसे कोई सेंटेंस या एग्जाम्पल पूछा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है 5-10% संभावना होती है, 10% संभावना होती है, 20% संभावना होती है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ अनलेस या अनटिल से भी कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, और वैन से भी हो सकता है कि कई बार पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखें ज़्यादा जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो इफ के साथ पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें कंडीशनल जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस में बात करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ऐसा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, ऐसे वाक्य पढ़ने वाले हैं जहाँ शर्त छुपी होती है, जहाँ पर शर्त का भाव होता है। तो सीधी सी बात, जब शर्त का भाव होता है तो वहाँ पर हमें एक तरफ शर्त मिलेगी और दूसरी तरफ क्या मिलेगा, उस शर्त का क्या मिलेगा, रिजल्ट। क्योंकि अगर आप किसी शर्त को पूरा करते हो तो उस शर्त को पूरा करने के बाद में उसका आपको क्या फल मिलने वाला है, क्या उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक तरफ क्या होगी, शर्त होगी, और दूसरी तरफ क्या होगी, रिजल्ट। दूसरी तरफ क्या होगा, उसका परिणाम होगा। फिर करते कंडीशनल वर्ड की बात। तो कंडीशनल जो वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, तो वहाँ पर इफ हो सकता है, उसके बाद में इफ ओनली हो सकता है, इसके अलावा इवन इफ हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, अनटिल, अनलेस हो सकता है, वेन हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, और सपोज हो सकता है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है। उसके बाद में स्कूल लेवल की बात करें तो यहाँ पर इफ, इसके बाद में अनलेस, अनटिल और वेन से भी स्कूल लेवल में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, अगर ओवरऑल बात की जाए कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन लेवल में ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कंडीशनल वर्ड को यूज़ करके आपको कंडीशन पूछी जा सकती है। जैसे प्रोवाइडेड से पूछ सकता है, यहाँ पर इवन इफ है, इवन दो से भी पूछ सकता है। जैसे आपका इवन दो होता है, इवन दो से भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंडीशनल वर्ड है वो कंडीशनल वर्ड आपका स्कूल लेवल पर एक लिमिट एरिया में होता है, लेकिन कंपटीशन लेवल पर उसका क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है। वहाँ पर किसी भी कंडीशनल वर्ड को यूज़ करके आपसे कंडीशन बनवाई जा सकती है, पूछा जा सकता है। तो ये कंडीशनल वर्ड हमारे सामने है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार के इसमें सेंटेंस होते हैं। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर बात करूँ तो स्ट्रक्चर की बात करें तो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी। कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास क्या मिलने वाला है, यहाँ में एक तरफ मेन क्लॉज होगा, एक तरफ क्या होगा, मेन क्लॉज होगा, और एक तरफ क्या होने वाला है, एक तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज होने वाला है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, एक तरफ मेन क्लॉज होगा, एक तरफ क्या होगा, मेन क्लॉज, और दूसरी तरफ क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। या इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट इधर आ सकता है, सबऑर्डिनेट इधर भी आएगा, तो सबऑर्डिनेट इधर आएगा तो आपका मेन क्लॉज इधर हो जाएगा। कहने का मतलब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये दोनों ही क्लॉज आपके एक ही सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में आने वाले हैं। मेन क्लॉज को हम एम सी इन शॉर्ट कर सकते हैं, और इसको बात करें तो सबऑर्डिनेट को एस सी कर सकते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये मेन क्लॉज हो गया। ध्यान रखें ये कंडीशनल जो वर्ड होते हैं, ये ध्यान रखें ये सबऑर्डिनेट जो आपका क्लॉज है इसके साथ आपके कंडीशनल वर्ड यूज किए जाते हैं। और मेन क्लॉज होता है, वो मेन क्लॉज आपका पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। तो ध्यान रखें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये एक्सचेंज हो सकते हैं। मेन क्लॉज अगर आगे होगा तो सबऑर्डिनेट पीछे होगा, और पीछे अगर आपका मेन क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट आगे होगा। तो ध्यान रखें आपका जो कंडीशनल जो वर्ड होगा, जो कंडीशनल जो वर्ड है जो आप ऊपर दे रखे हैं आपको, कंडीशनल वर्ड किसके साथ जुड़ेंगे, कंडीशनल वर्ड आपके जुड़ेंगे सबऑर्डिनेट वर्ड के, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ।
जब सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ आप कंडीशनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसके बाद में आपका जो दूसरा बच जाता है वो होता है आपका मेन क्लोज। तो मेन क्लोज को हम क्या करेंगे, मेन क्लोज को आगे इधर इस प्रकार से लिख देते हैं, और मेन क्लोज को और सबऑर्डिनेट क्लोज को हम अलग करेंगे किससे, एक कोमा के जरिए। यहाँ पर हमने कोमा लगाई है, तो कंडीशनल वर्ड और कंडीशनल वर्ड के साथ में हमने किसको जोड़ा है, सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट क्लोज को। उसके बाद में मैंने कोमा से अलग कर दिया इसको, और उसके बाद में आगे हमने क्या किया, उसके बाद में हमने मेन क्लोज को आगे उसको रखा है। तो ये ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स कि सब कंडीशनल जो वर्ड होता है वो सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ जुड़ेगा। और क्लोज, यहाँ बार बार क्लोज आ रहा है, क्लोज है क्या, क्लोज का मतलब होता है सेंटेंस। क्लोज का मतलब क्या होता है, सेंटेंस। ये आपका एक प्रकार से सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट होगी और वर्ब होगा। ये क्लोज का अलग से टॉपिक है आपका, जिसमें नाउन क्लोज होता है या एडजेक्टिव क्लोज होता है, तो अलग से आपका टॉपिक है, तो उसको अलग से जब हम पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए कि क्लोज का मतलब होता है सेंटेंस, और मेन क्लोज है तो इधर एक सेंटेंस आपका आगे और एक आपका पीछे। तो कंडीशनल जो वर्ड होता है वो आपका जुड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ, और उसके बाद में मेन क्लोज आएगा, दोनों अलग रहेंगे कोमा से। मान लीजिए मेन क्लोज आपका इधर आ जाता है, जैसे ऊपर दे रखा है मेन क्लोज इधर है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन क्लोज इधर है, तो यहाँ पर आपका कंडीशनल वर्ड यहाँ आ जाएगा, कंडीशनल वर्ड यहाँ जुड़ जाएगा, तो फिर यहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नीचे का अगर फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर आपको दोनों क्लोज को अलग करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है मेन क्लोज को और सबऑर्डिनेट क्लोज को अलग करने के लिए एक कोमा की, जो कि आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ तक आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में बात करते हैं कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज होते क्या हैं। तो ये ध्यान रखें, मेन क्लोज का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि मेन क्लोज क्या होता है, मेन जो आपका क्लोज होता है, मेन क्लोज आपका होता है इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। मेन क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो उसको किसी की सारी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। मेन क्लोज का जो सेंस होता है, जो अर्थ होता है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है। यानी ये अपने साथ क्या, पहली चीज़ तो यह है कि मेन क्लोज कभी कंडीशनल वर्ड को साथ में लेकर नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कंडीशनल वर्ड नहीं है या कंडीशनल वर्ड साथ नहीं आ रहा। कंडीशनल वर्ड किसके साथ आ रहा है, कंडीशनल वर्ड आपका आ रहा है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ। तो ध्यान रखें, मेन क्लोज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसके साथ आपका कंडीशनल वर्ड नहीं होगा। दूसरी चीज़, वो अपने आप में क्या होगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो अपने आप में क्या होगा, स्वतंत्र होगा, यानी वो किसी की हेल्प नहीं लेने वाला। क्या नहीं लेने वाला, किसी की हेल्प नहीं लेने वाला, स्वतंत्र रहेगा अपने आप में, यानी उसका खुद का अपना एक पूरा का पूरा सेंस होता है, अर्थ होता है वो। तो ध्यान रखें, मेन क्लोज इंडिपेंडेंट होता है और वो उसकी किसकी हेल्प नहीं होती। दूसरी चीज़, वो कंडीशनल वर्ड कभी भी साथ में लेकर नहीं आएगा। उसके बाद में बात करते हैं आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज की, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ऊपर वाला, तो ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, डिपेंडेंट, क्योंकि मेन क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी ये किसी पर निर्भर रहेगा, या यूँ कहूँ कि किसी पर आश्रित रहेगा, किसी पर आश्रित रहेगा, या यूँ कह सकता हूँ कि ये किसी पर निर्भर रहेगा, या यूँ कहूँ कि इसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो उसका अर्थ कंप्लीट होता है कब, जब मेन क्लॉज के साथ उसको बोला जाता है, लिखा जाता है। तो मेन क्लॉज अगर अकेला रहता है तो उसका अर्थ कंप्लीट होता है, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर अकेला रहता है तो उसका अर्थ तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक मेन क्लॉज उसके साथ ना जुड़ जाए। तो ध्यान रखें, सबऑर्डिनेट क्लॉज की भी दो विशेषताएं होती हैं यहाँ पर, और दो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया, मेन क्लॉज के साथ आप कंडीशनल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आपका कंडीशनल वर्ड यूज़ होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया। दूसरी चीज़, मेन क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, इसका उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो ये डिपेंडेंट होता है, ये किसी पर आश्रित होता है, किसी पर निर्भर होता है, इसे हेल्प की जरूरत पड़ती है, और हेल्प की किसकी, मेन क्लॉज की, इसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स,
हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंस में अगर बात करें तो कंडीशन का अर्थ होता है शर्त। जब हमारे पास शर्त वाले सेंटेंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो शर्त वाले सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो शर्त को इंडिकेट करने के लिए ऐसे कौन से वर्ड होंगे जो हमें बता सकते हैं कि यह सेंटेंस आपका टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है या फिर कंडीशनल वर्ड है। तो कंडीशनल वर्ड देखें तो इफ है, इसके बाद में आपका इफ ओनली है, इसके बाद में आपका देयर का इफ के बाद में इवन इफ है, प्रोवाइडेड है, अनटिल है, अनलेस, व्हेन, एज सुन एज, सपोज, और उसके बाद में इवन दो दे रखा है। तो ये आपके क्या हैं, कुछ कंडीशनल वर्ड हैं। उसके बाद में देखा जाए तो अगर स्कूल लेवल की बात करूँ तो उनका क्राइटेरिया बहुत कम है। इफ सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो इफ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे अनलेस है, अनटिल है या व्हेन से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके क्या हैं, स्कूल लेवल के एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखें कंपटीशन लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी कंडीशनल वर्ड यूज करके पूछा जा सकता है। वहाँ पर कोई क्राइटेरिया लिमिट नहीं होता, वहाँ पर उसका जो क्राइटेरिया होता है बड़ा वाइड होता है। उसके बाद में अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस का किस प्रकार से बनेगा। स्ट्रक्चर बनने वाला है कि एक तरफ हमारे पास मेन क्लोज होगा और एक तरफ क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। अगर मेन क्लोज आपका आगे होगा तो सबऑर्डिनेट पीछे होगा, और मेन क्लोज आपका पीछे है तो सबऑर्डिनेट क्या होने वाला है, आगे रहने वाला है। जैसा कि नीचे आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि अगर आपका मेन क्लोज अगर इधर आ जाता है, मेन क्लोज आगे चला जाता है तो सबऑर्डिनेट पीछे आ जाएगा। ध्यान रखें, याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब कंडीशनल सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं या यूँ कहूँगे कंडीशनल वर्ड आप जब यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशनल वर्ड आपका यूज़ होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज़ होगा। कहने का मतलब अगर सबऑर्डिनेट क्लोज आगे आ रहा है तो आपका कंडीशनल वर्ड जो है वो बीच में लगेगा, सबऑर्डिनेट के साथ लगेगा। और अगर आपका सबऑर्डिनेट वर्ड, सबऑर्डिनेट सेंटेंस अगर शुरू में आ रहा है तो आपका कंडीशनल वर्ड भी शुरू में ही लग जाएगा। उसके बाद में देखिए अगर कंडीशनल वर्ड अगर सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ लग रहा है तो मेन क्लोज आगे आ जाएगा। दोनों को अलग करने के लिए हमारे पास क्या होगी, एक कॉमा का यूज किया जाएगा। उसके बाद में बात करें तो मेन क्लोज क्या होता है, मेन क्लोज आपका होता है इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। और दूसरी इसकी जो विशेषता होती है कि मेन क्लोज कभी भी कंडीशनल वर्ड साथ लेकर नहीं आता। दूसरा सबऑर्डिनेट जो क्लोज होता है उसमें वो डिपेंडेंट होता है, वो किसी की हेल्प को उसकी ज़रूरत पड़ती है और हेल्प के साथ साथ वो आश्रित होता है किसी और पर, और ज़रूरत किसकी पड़ती है, मेन क्लोज की। और दूसरी इसकी विशेषता यह है सबऑर्डिनेट की कि सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा कंडीशनल वर्ड साथ लेकर आता है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कंडीशनल जो सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस हम कंडीशनल मान सकते हैं, किस प्रकार के कंडीशन हम देख सकते हैं। तो हम एक बार उसको समझेंगे। तो कंडीशनल जो आपके वर्ड हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं हम, और जो कंडीशनल वर्ड होंगे उनको हमने समझ लिया है। अब कौन सी कितने प्रकार के मेरे पास कंडीशन हो सकते हैं, कितने प्रकार से आपके सेंटेंस से या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कंडीशन किस प्रकार के देखे जा सकते हैं। जैसे बात करें, अगर कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, पहले देखें। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए बेसिकली तो जनरली कंडीशन तीन ही होती हैं आपकी। सबसे पहले आपकी ओपन कंडीशन होती है जिसको हम लाइकली बोलते हैं, प्रोबेबल बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड वन आपकी कंडीशन होती है जिसको आप इमेजिनरी बोलते हैं, जिसे आप इम्प्रोबेबल या अनलाइकली बोलते हैं। और लास्ट वन जो होती है आपकी इम्पॉसिबल होती है। लास्ट वन कौन सी होती है, इम्पॉसिबल। ये आपकी तीन ही कंडीशन जनरली मानी जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि इनमें एक कंडीशन जो होती है आपकी जिसे जीरो कंडीशन बोलते हैं, वो भी कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो उन सभी का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि जीरो कंडीशन में, क्योंकि जीरो कंडीशन इसलिए नहीं कई बार जिक्र नहीं होता या इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि जीरो कंडीशन होती है वो एट लास्ट क्या होती है, एट लास्ट वो आपकी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है या इंक्लूड हो जाती है आपकी ओपन कंडीशन में। किस प्रकार से वो इंक्लूड होती है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी जो पहले जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, वो जीरो कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी डियर स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशन। उसके बाद में बात करें सेकंड वन की तो वो आपकी होने वाली है, वो आपकी होगी ओपन कंडीशन। कौन सी होगी, ओपन कंडीशन। उसके बाद में अगर बात करूं तो वो आपकी होगी आप इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी होगी, इमेजिनरी कंडीशन। ये आपकी क्या है, थर्ड वन है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट वन जो आपकी कंडीशन होने वाली है, नेक्स्ट वन आपकी कंडीशन होगी वो होगी इम्पॉसिबल। क्या होगी, इम्पॉसिबल।
क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। और एट लास्ट हम देखें तो एक कंडीशन और जैसे उसको मिक्सअप कर देते हैं बाद में, जिसको हम देखते हैं, क्योंकि सभी कंडीशन जो आपकी जीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, इमेजनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो कई बार क्या होता है कि इन सभी कंडीशन का मिक्सअप कर दिया जाता है। एक मिक्स्ड आपकी मिक्स कंडीशन भी होती है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर बात करें जीरो कंडीशन की, यहाँ पर ओपन कंडीशन की, इमेजनरी कंडीशन की और इम्पॉसिबल कंडीशन की। ध्यान रखें जीरो कंडीशन एट लास्ट बाद में क्या होती है, वो आपकी ओपन कंडीशन में जाकर के इंक्लूड हो जाती है। इसलिए कंडीशन कितनी मानी जाती है, कंडीशन बेसिकली देखा जाए तो 3 ही मानी जाती है। जीरो कंडीशन का बेस क्या होता है, ओपन कंडीशन का क्या फार्मूला होता है, इमेजिनरी कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, इनको समझ लेते हैं। क्योंकि जब तक इनको समझेंगे नहीं, जब तक इनका चार्ट के द्वारा इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आपकी ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम इसको इन सभी को चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और चार्ट के थ्रू अगर समझेंगे तो ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से, या यूँ कहूँ कि और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने चार्ट की बात करते हैं और चार्ट पर चलते हैं। जैसा कि आपको बता दिया था डियर स्टूडेंट्स कि अब हम चार्ट की बात करने वाले हैं, और चार्ट में देखें तो कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें हम सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं, वो अपनी कंडीशन है जीरो कंडीशन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ओपन कंडीशन, उसके बाद में दे रखी है आपको थर्ड वन जो दे रखी है इमेजिनरी कंडीशन, और फोर्थ है इम्पॉसिबल, और लास्ट में है मिक्स्ड कंडीशन। जैसा कि यहाँ पर ऊपर आपको दे रखा है, उसी फ्रेम में आपको नीचे ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वन अपनी कौन सी है, जीरो कंडीशन। उसके बाद में बात करें तो ओपन कंडीशन है। थर्ड वन की बात करें तो आपकी क्या है, इमेजिनरी। फोर्थ वन इम्पॉसिबल, और लास्ट वन आपकी क्या है, लास्ट वन है मिक्स्ड कंडीशन। तो ये चार्ट के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि चार्ट को जब आप एक बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। बड़े आराम से आप कंडीशनल सेंटेंस में जो है फिलअप कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले जीरो कंडीशन को देखिए डियर स्टूडेंट्स। जीरो कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंडीशनल वर्ड होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इफ लगाया है, क्योंकि ज़्यादा जो स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल लेवल की एग्जाम में या पैटर्न में आप इफ से रिलेटेड एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप जहाँ जहाँ इफ लगा रखा है, मैंने कंडीशनल वर्ड लगा रखा है, उसको आप जितने कंडीशनल वर्ड की मैंने पहले बात कर चुका हूँ, जिक्र किया है, आप कंडीशनल वर्ड इसको माने, क्योंकि इफ के अलावा भी आपका कंडीशनल वर्ड कोई और हो सकता है। तो ध्यान रखें, मैं केवल इफ को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखें कि इफ के साथ किस प्रकार की कंडीशन बन सकती है, इफ के साथ किस प्रकार के सेंटेंस आपके आने वाले हैं। इफ के अलावा आपके जिस प्रकार के जो एग्जांपल आपके बनते हैं, जैसे आपके अनलेस के बन गए, व्हेन के बन गया, या फिर आपका अनटिल का बन गया, तो उनके जिस प्रकार के कंडीशन आपके एग्जाम्पल बनते हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं आगे। जब हम चार्ट को पढ़ लेंगे तो उसके बाद में वन बाई वन अपने कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाई वन अपनी कंडीशन को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके सारी के सारे एग्जाम्पल के थ्रू सारी की सारी कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पहले चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर जीरो कंडीशन आ जाए, जीरो कंडीशन का पैटर्न क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, कंडीशनल वर्ड होगा, इफ होगा, उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस जो आपने पढ़ लिया है, टेंस एंड टाइम का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आप। तो इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल का मतलब आपका ये हो गया आपका कि आप डू डेज के साथ, या फिर मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब में एस या एस होगा, या फिर प्रेजेंट उसका जो रिजल्ट होगा। ध्यान रखें, कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन क्या होगी, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, और रिजल्ट जो होगा वो रिजल्ट भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। जीरो कंडीशन का मतलब ये है कि चाहे वो रिजल्ट हो चाहे कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही स्थिति में आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आने वाला है। ध्यान रखें, कंडीशन जहाँ होगी कंडीशन के साथ क्या आने वाला है, कंडीशन के साथ इफ आने वाला है, और कंडीशन के साथ इफ आएगा, इसका मतलब कंडीशन में कौन सा क्लोज आएगा, कंडीशन में आपका सबऑर्डिनेट क्लोज आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कंडीशनल वर्ड आप सबऑर्डिनेट क्लोज में ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज यूज़ करोगे प्रेजेंट सिंपल में इफ के साथ, और आगे रिजल्ट होगा आपका प्रेजेंट सिंपल में ही होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, इफ़ यू टेक राइट डिसीजन, यदि आप सही डिसीजन लेते हो, पीपल अपलोड यू, लोग आपकी बड़ाई करेंगे, लोग आपको क्या करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। ध्यान रखें, सामान्य अगर बोलचाल की बात करूँ, जनरली हम दोनों ही सेंटेंस को क्या करते हैं, हम यूँ बोल सकते हैं कि फ्यूचर में बोल सकते हैं, जैसे अगर तुम सही डिसीजन लोगे तो लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे, या तुम सही डिसीजन लेते हो तो लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे। तो बोला कुछ अलग तरीके से जाता है, और उसका जब ट्रांसलेशन होता है अकॉर्डिंग टू रूल, तो उसकी जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो वो अलग तरीके से बनता है डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें, इफ़ यू टेक राइट डिसीजन पीपल अपलोड यू, सही डिसीजन लेते हो तो लोग तुम्हारी बड़ाई करते हैं। प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर आपका ये कंडीशनल वर्ड हो गया।
और जैसा कि आपको बता रखा था, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, और यहाँ पर मेन क्लॉज के को दोनों को अलग कर रखा है कोमा से, और दोनों ही सेंटेंस आपके हैं प्रेजेंट सिंपल में दे रखे हैं। उसके बाद में ओपन कंडीशन की बात करते हैं। ओपन कंडीशन उसको आप लाइकली या प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर आपका कंडीशनल वर्ड होगा, और कंडीशनल वर्ड के साथ में आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखें, ऊपर भी प्रेजेंट सिंपल था और यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित वाक्य है। लेकिन अगर आगे देखें रिजल्ट में, तो रिजल्ट में क्या आने वाला है, फ्यूचर सिंपल आने वाला है। फ्यूचर सिंपल से आप यूँ समझ लीजिए कि जो मॉडल होती है आपकी, मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल आने वाला है। जैसे मैं बात करूँ कैन, जैसे मैं बात कर सकता हूँ विल और सेल, जैसे मैं बात करूँ मे। तो इस प्रकार से आपकी जो मॉडल्स होती हैं, मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म आपकी आने वाली है डिस्टेंस। तो ध्यान रखिए, फ्यूचर सिंपल में बात करें विल और सेल की, तो विल और सेल का जिक्र इसलिए किया जाता है डिस्टेंस ज़्यादातर जो स्कूल लेवल में, कि जो आपके जो एग्जाम्पल में टेंस एंड टाइम के अंदर ही आपका कंडीशनल टेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक इंक्लूड होता है। तो वहाँ पर आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग ही विल और सेल को ध्यान में रखते हुए पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल के साथ बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल में अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हुआ है कंडीशनल वर्ड के साथ, तो ध्यान रखें फ्यूचर सिंपल यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन ध्यान रखें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल होगी। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल आपका मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, आपका शुड भी हो सकता है, इसके अलावा आपका विल और सेल भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार से आपका आगे यूज़ होगा। अगर अकॉर्डिंग टू हम बात करें कंपटीशन लेवल की, और अगर स्कूल लेवल तक की अगर आप बात करें, तो वहाँ पर आप विल और सेल तक ही सीमित रहें तो भी बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे अगर और चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं मॉडल के थ्रू। ध्यान रखें, एग्जाम्पल की बात करें, इफ सी कॉल्स मी, यदि वो मुझे कॉल करती है, तो प्रेजेंट सिंपल आपका, और प्रेजेंट सिंपल ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई शेल इन्फॉर्म यू एट वंस, मैं तुम्हें तुरंत क्या करूँगा, इन्फॉर्म करूँगा, सूचित करूँगा। यदि वह मुझे कॉल करती है तो मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। ध्यान रखें, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, और आगे द विल और सेल यानी मॉडल के साथ क्या दे रखा है आपको, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल दे रखा है, और उसके साथ में आपका फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा है। ध्यान रखें, और ये आपको पता है कि इधर आपका V1 है और इधर आपका क्या है V1। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ओपन कंडीशन अगर आपके पास है, तो एक तरफ आपका अगर V1 आ रहा है तो दूसरी तरफ भी आपका क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है इफ के साथ, और दूसरा फ्यूचर सिंपल है मॉडल्स के साथ। तो ध्यान रखिए, दोनों ही तरफ अगर मेन वर्ब की बात करूँ तो V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म आपकी आने वाली है। उसके बाद में अगर बात करें इमेजनरी कंडीशन की, तो इमेजनरी कंडीशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या आने वाला है डिस्टेंस, यहाँ पर इफ है, इफ के साथ में क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आने वाला है डिस्टेंस। कंडीशनल वर्ड इफ है, उसके साथ में क्या आएगा, उसके साथ में आपका आने वाला है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको या तो पास्ट सिंपल से बात करें तो वी टू यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आने वाली है, या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ना मिले तो आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कंडीशनल वर्ड जो आपके होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, एकमात्र ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप वो जो है वर्क का यूज़ करते हैं, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम कंडीशनल सेंटेंस में वर्क का यूज़ करेंगे जहाँ तक इमेजिनरी कंडीशन की बात है। और जब टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग वॉज और वर्क का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखें, इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस, या यूँ कहूँ कि पास्ट सिंपल आपका सेंटेंस आने वाला है। वहाँ पर आपको बी फॉर्म आपको पता है, बी फॉर्म में आपका प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर होता है, उसके बाद में पास्ट फॉर्म में आपका वाज और वर होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में आपका बीन होता है। तो पास्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वाज नहीं है बल्कि वर आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर पास्ट इफ पास्ट सिंपल और वर, या फिर वर नहीं आएगा तो वी टू यानी पास्ट फॉर्म आएगी आपकी, जो जैसा कि आप देखते हो, या फिर आपका डिड नॉट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, आप डिड भी हो सकता है। और आगे अगर आपका जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कंडीशन के बाद में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो किसमें आएगा, प्रेजेंट कंडीशनल में। प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब क्या है, ध्यान रखें, ऊपर प्रेजेंट सिंपल दिया है, ऊपर प्रेजेंट सिंपल दिया है और यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशनल दिया है। तो प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपकी जो मॉडल आएगी वो पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल होगी। ध्यान रखें, यहाँ पर मॉडल थी वो आपकी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल थी, यहाँ पर जो मॉडल आने वाली है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल आएगी, यानी मॉडल का पास्ट आने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, मॉडल का पास्ट आएगा, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर मॉडल का पास्ट, जैसे विल का वुड हो गया, क्या हो गया, वुड हो गया, कैन का कुड हो गया, कैन का क्या हो गया, कुड हो गया। इसी प्रकार से मे का क्या हो गया, माइट हो गया। तो इस प्रकार से मॉडल का क्या होने वाला है, पास्ट होने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब का आपको क्या आने वाला है, मेन वर्ब आपकी V1 ही आने वाली है।
क्या आने वाली है डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की बात करूँ तो यहाँ पर V1 ही आने वाली है। इसके बाद में देखें नेक्स्ट वन आपकी, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, इफ़ आई वर ए बर्ड। इफ़ आई वर ए बर्ड, ध्यान रखें यहाँ पर वर्ड का यूज़ किया गया है, आई के साथ वॉज का यूज़ नहीं किया गया, कंडीशनल वर्ड है। तो कंडीशनल सेंटेंस होने की वजह से इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक बर्ड होता, पक्षी होता, तो आई वुड हैव विंग्स, मैं क्या रखता, मैं विंग्स यानी पंख, यानी अगर मैं एक बर्ड होता तो मेरे पंख होते या पंख रखता। ध्यान रखें वुड हैव, और वुड के बाद में क्या दे रखा है, वुड के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, या यूँ कहूँ कि V1 दे रखी है हैव के साथ। हैव आपके यहाँ पर मेन वर्ब काम कर रही है, ध्यान रखें यहाँ पर आपकी हैव क्या है, मेन वर्ब है, आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रही, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है डियर स्टूडेंट्स। और इससे जस्ट नीचे वाले जो इम्पॉसिबल कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं या जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, तो इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या करेंगे, इम्पॉसिबल जो कंडीशन होगी वहाँ पर हैव जो आपका आएगा वो आपका मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होगा, मेन वर्ब की तरह आपका मेन वर्ब ही यूज़ होगी, हैव आपका सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम करने वाला है। देखिए इम्पॉसिबल कंडीशन में, इम्पॉसिबल कंडीशन की बात करूँ तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इम्पॉसिबल कंडीशन में पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हेड होगा और हेड के साथ क्या आने वाली है, V3 आने वाली है। क्या आने वाली है, यहाँ पर आपका हेड होगा और हेड के साथ में क्या आएगी, V3 आने वाली है। हेड के साथ क्या आने वाली है, V3। तो इप, और उसके बाद में कंडीशन आपकी हेड प्लस V3 के साथ होगी। उसके बाद में रिजल्ट होगा परफेक्ट कंडीशनल होगा। परफेक्ट कंडीशनल देख ध्यान रखें, प्रेजेंट कंडीशनल, तो वुड के साथ में या पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल के साथ में V1 लगाया था आपने। ध्यान रखें परफेक्ट कंडीशनल है, तो परफेक्ट का मतलब आप समझते हो ना, परफेक्ट का मतलब आपका हैज हैव यूज होने वाला है। तो ध्यान रखें हैज हैव या हेड यूज होने वाला है, तो यहाँ पर आपका हैज यूज ना होकर के यूज क्या हुआ है, हैव। तो आपका परफेक्ट कंडीशनल है तो वुड हो गया, और वुड के साथ में परफेक्ट के साथ आपका हैव आ गया। और क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है तो वुड हैव, और हैव के साथ में आपका क्या है, आप V3 यूज करते हो जनरली, तो हैव के साथ में क्या आ गया, हैव के साथ में आपका V3 का प्रयोग किया गया। किसका यूज किया गया है, V3 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है डियर स्टूडेंट्स। V3 यहाँ पर आने वाली है। दोबारा देखें इसको, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ ही हैड रीच्ड देयर, यदि वह वहाँ पहुँच जाता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, उसकी मदद कर देता। ध्यान रखें यहाँ पर लेकर के आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में तो दे रखा है हेड प्लस V3, पास्ट पार्टिसिपल दे रखी है। आगे मॉडल पास्ट है तो मॉडल पास्ट दे रखा है, हैव सपोर्टिंग वर्ब की तरफ काम कर रहा है। उसके बाद में V3 दे रखी है तो हेल्प्ड V3 दे रखी है, ध्यान रखें। उसके बाद में देखें मिक्स्ड कंडीशन। मिक्स्ड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पर किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगी। यहाँ पर दो कंडीशन एक साथ आने वाली हैं, एक ही एक सेंटेंस में दो कंडीशन एक साथ आने वाले हैं। देखिए डिस्टेंस इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर इम्पॉसिबल में था, इम्पॉसिबल कंडीशन में था पास्ट परफेक्ट, ध्यान रखें। तो जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट तो आगे आपका क्या आने वाला था, परफेक्ट कंडीशनल आना चाहिए था डिस्टेंस, परफेक्ट कंडीशनल आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है, प्रेजेंट कंडीशनल। आ क्या रहा है, प्रेजेंट कंडीशनल। कहने का मतलब मिक्स्ड कंडीशन में क्या आने वाला है, मिक्स्ड कंडीशन में आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी आने वाली है इम्पॉसिबल कंडीशन की, और आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका आने वाला है इमेजिनरी कंडीशन का। ध्यान रखें मिक्स्ड कंडीशन में आपका जो कंडीशन होगी वो आपकी होने वाली है इम्पॉसिबल से, और उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका इमेजिनरी कंडीशन से। तो इसका एग्जांपल देखें, इफ़ वी हैड वॉन द मैच, यदि हम मैच जीत जाते या मैच जीत जाएं तो आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि हम मैच जीत जाते हैं या मैच जीत जाएं तो आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको दे रखा है वुड और V1, यानी मॉडल पास्ट और V1 दे रखा है, तो ये आपका इमेजिनरी के अकॉर्डिंग दे रखा है रिजल्ट में। और कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, यानी V3 दे रखा है, तो ये आपका कोई इम्पॉसिबल कंडीशन के अकॉर्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट्स आपके लिए, और मैं चाहूँगा कि आपको एक बार या तो क्लास को रिवाइज़ करें, क्लास को एक बार दो बार और देखें, ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, आपको और चीज़ें क्लियर करवा देंगे। और ये चार्ट मैं चाहूँगा कि आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि जब भी आप जब क्लास को दोबारा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम के नज़दीक आप इतनी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के थ्रू पूरी की पूरी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी बहुत ही कम समय में। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई मेरे स्टूडेंट्स। इस चार्ट के थ्रू में चीज़ों को हमने समझा होगा, जैसे जीरो कंडीशन को, ओपन कंडीशन को, इमेजिनरी को, इम्पॉसिबल को और मिक्स्ड कंडीशन को। फिर होता क्या है डिस्टेंस, आपकी जीरो कंडीशन है वो इंक्लूड आपकी होती है ओपन कंडीशन में, और इंक्लूड हो जाती है ओपन कंडीशन में। और उसके बाद में मिक्स्ड कंडीशन है, वो मिक्स्ड कंडीशन किसी रूल को फॉलो नहीं करती है, मिक्स्ड कंडीशन किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही है। इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन 3 बचती हैं,
ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। ध्यान रखें, स्कूल लेवल तक की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल कंपटीशन लेवल की, तो वो आपको सभी की सभी ये जो आपका फॉर्मेट बना है, चार्ट बना है, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, और ये फॉर्मेट याद रहेगा तो आप बड़े आराम से जो आपके आंसर हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये चार्ट आपको बड़ा ही वैल्यूएबल आपके लिए साबित होने वाला है। और उसके बाद में अगर बात करें तो जैसा कि हर क्लास के एंड में हम बात करते हैं, अपने कुछ वोकेब करते हैं और उस वोकेब के थ्रू हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हमारे पास जो वोकेब के लिए जो अपने वर्ड हैं उनको हम उनकी बात करते हैं और आज अपने वोकेब पर चलते हैं। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी वोकेब पर। और जैसा कि हर क्लास के एंड में हम बात करते हैं, आज के अपने जो दो वोकेब के जो अपने वर्ड हैं, फर्स्ट जो अपना है सीज, CEAS, सीजन मतलब बंद करना। सीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सीजन मतलब बंद करना, समाप्त करना या अंत करना किसी चीज़ का। तो सिनोनिम की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है फिनिश, क्या हो जाएगा? फिनिश। फिर क्लोज, स्टॉप, होल्ट, ब्रेकअप हो जाएगा। और उसके बाद में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। उसके बाद में देखिए एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टार्ट। उसके बाद में कमेंस, COMMENC, कमेंस। उसके बाद में डिसकंटिन्यू का क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। बिगिन, BEGIN हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। उसके बाद में देखा परसिस्ट, क्या दे रखा है? परसिस्ट। और परसिस्ट के बाद में दे रखा है आपका इनिशिएट। परसिस्ट के बाद में क्या दे रखा है? इनिशिएट। उसके बाद में देखें, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो अपना वर्ड है वो क्या है? सेंसर। और सेंसर क्या होता है डियर स्टूडेंट? सेंसर होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा कहना, वो आपका सेंसर होता है। किसी को ब्लेम करना, किसी पर दोष लगाना, वो भी सेंसर की कैटेगरी में आता है। तो सिनोनिम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्लेम, एक्यूज। उसके बाद में क्या हो जाएगा? चार्ज। उसके बाद में क्रिटिसाइज, आलोचना करना, कंडेम, रिबक और स्कोल्ड। रिबक और स्कोल्ड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिबक के बाद में क्या हो जाएगा? स्कोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? अपलोड। क्योंकि आलोचना करना, निंदा करना, ये इसका अगर अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा निंदा करने का। क्या हो जाएगा? किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के लिए अच्छा कहना। अपलोड, एडमायर और प्रेज। अपलोड, एडमायर और प्रेज। उसके बाद में क्या दे रखा है? कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। उसके बाद में कमेंट, ध्यान रखिए COMMEND है, COMMEND। एक मीनिंग आपका होता है COMMAND, कमांड। वहाँ पर COMMA आता है, और वहाँ पर कमांड होता है आपका आदेश, किसी को आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना। यहाँ पर COMMAND, और कमेंट होता है आपका बड़ाई करना, प्रशंसा करना। और एक्सटोल, अंत में क्या दे रखा है? एक्सटोल दे रखा है। क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स? अंत में दे रखा है एक्सटोल। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स, और बड़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी। आज हम बात कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंस की, और कंडीशनल सेंटेंस ऐसा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो आपका एक कंपटीशन लेवल हो, बस फर्क इतना है कि कंपटीशन लेवल में आपका अलग से टॉपिक हो, ये आपका अलग से सेपरेट टॉपिक हो जाता है। वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और नहीं पढ़नी पड़ती हैं, नई चीज़ें उसमें आपके कंडीशनल वर्ड और जुड़ जाते हैं, या फिर अलग अलग, जैसे आपका यहाँ पर अभी हमने बात की थी चार्ट में, मिक्स्ड कंडीशन जुड़ जाती है, जीरो कंडीशन की बात हो जाती है। तो वहाँ ध्यान रखिए, कुछ आपका इसका क्राइटेरिया बढ़ जाता है, जबकि अगर देखा जाए स्कूल लेवल में तो वहाँ पर तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है। तो दोनों ही लेवल से देखा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आगे भी हमारी जो क्लास आने वाली है उसमें हम कंडीशनल टेंस से रिलेटेड, या हम कहूँगे कंडीशनल सेंटेंस से ही रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। उन्हीं से रिलेटेड हम एक एक जो भी अपने कंडीशन है, चाहे वो जीरो कंडीशन हो, चाहे अपने जो भी ओपन है या इमेजिनरी, इम्पॉसिबल, जो भी कंडीशन है, सभी कंडीशन को हम एक को 1 by 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सभी के बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक हम, या नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो क्लास के लिए जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें। आई होप कि आपका कंडीशनल सेंटेंस का जो टॉपिक है वो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास अपनी जल्द होगी, और नेक्स्ट क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड गुड नाइट। जल्द मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स।